कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी गद्य साहित्य का इतिहास। एक भाग इसके पहले हो चुका है, तो आइए आगे का भाग देखते हैं। यहाँ तक हो चुका था आपका। अब है हिंदी गद्य का विकास। भाषा रूपों के विकास की दृष्टि गद्य के 3 वर्ग उपलब्ध हैं: विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, आलोचना, दर्शन विधि आदि के लिए विवेचनात्मक, ललित निबंध, गद्य गीत नाटक आदि के लिए भावात्मक, इतिहास जीवनी यात्रा आदि के लिए वर्णनात्मक। तो ये 3 प्रकार के हैं। एक तो ललित निबंध जो आदि हैं वो क्या हैं, भावात्मक हैं, और इतिहास जीवनी यात्रा ये वर्णन, यानी इनमें इतिहास में वर्णन किया जाता है। जीवनी किसी की लिखनी है तो उसके जीवन के बारे में विस्तार से लिखा जाएगा। तो ये इस तरह से ललित निबंध और गीत नाटक आदि भावात्मक होते, क्योंकि वो भावनाओं पर आधारित है। इतिहास जीवनी वर्णनात्मक है, और विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, आलोचना, दर्शन विधि आदि के लिए विवेचना, यानी उसकी विवेचना करनी पड़ती है। एक वाक्य को काफ़ी लंबा करके उसका विस्तार से वर्णन करना होता है, यानी विवेचना करनी होती है, समझाना होता है। अच्छा, आगे देखिए। गद्य में बोध वृत्ति की प्रधानता होती है कि न कि संवेदनशीलता की। इसीलिए वर्णन, कथा विस्तार, वक्रता, व्याख्या, अनुसंधान आदि के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त एवं योग्य माध्यम है। गद्य का प्रभाव केवल इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, धर्म, दर्शन और संपूर्ण विज्ञान के क्षेत्र में नहीं, बल्कि नाटक, कथा, साहित्य आदि में भी स्थापित हो चुका है। ये सब चीज़ें गद्य में ही लिखी जाती हैं। वर्तमान युग महाकाव्यों का युग न होकर उपन्यासों का युग है, क्योंकि लोग इस तरह से उपन्यास पढ़ना अधिक पसंद करते हैं। भारतीय युग से ही उन्नत मात्रा में गद्य साहित्य पढ़ा और लिखा जाने लगा। हमारा साहित्य अधिकांशतः गद्य में ही लिखा जा रहा है। गद्य की भाषा काव्य की अपेक्षा अधिक सत्यतापूर्ण, व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित होती है। आपका ये प्रश्न भी एक बन गया है यहाँ पर, क्योंकि ये इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। मैं आपको इसीलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको समझ में भी आए, और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं तो उनको भी आप आसानी से समझ सकें, उनका उत्तर दे सकें। गद्य की आगे देखिए, जटिल होता है। काव्य में गद्य की अपेक्षा उचित उक्ति व चित्र एवं अलंकरण की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि उसमें एक बात, जो काव्य में वो बात जो है वो सीधे सीधे नहीं कही जाती, बल्कि उसको घुमा फिरा कर सौंदर्य के साथ, भाव के साथ, कल्पना के साथ प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन गद्य में सीधा सीधा ही रख दिया जाता है। पद्य की अपेक्षा गद्य का विवरण विस्तृत होता है, क्योंकि कविता थोड़े ही शब्दों में कही जाती है और गद्य पूरा विवेचनात्मक, वर्णनात्मक होता है। गद्य में विविध विधाओं की रचना भाव तत्व, विचार तत्व के मेल जोल तथा विषय वैविध्य के आधार पर हुई है। साहित्य का मुख्य अभिप्रेत है संप्रेषणीयता, यानी जो बात कही जाए उसको सामने वाला पाठक समझ सके, जो कि लेखक ने इसमें क्या कहा है। अब है हिंदी गद्य का आविर्भाव। हिंदी गद्य की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में हुई। ये भी आपका एक प्रश्न बनेगा। उस समय हमारा देश मध्यकालीन रूढ़ियों से मुक्त हो रहा था, पश्चिम से आती हुई नवीन सांस्कृतिक चेतना को अपना रहा था। क्योंकि उस समय पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव प्रारंभ हो रहा था। हमारे सामाजिक जीवन को प्रत्यक्ष रूप से आधुनिक विचार, नवीन शिक्षा पद्धति, नए वैज्ञानिक आविष्कार प्रभावित कर रहे थे, अतः साहित्य में भी उसका प्रभाव पर प्रदर्शित होना स्वाभाविक था, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जो समाज में हो रहा है वही साहित्य में आपको दिखाई देगा उस काल का। अब अगला है राजस्थानी गद्य। राजस्थानी गद्य का प्राचीनतम रूप 10वीं शताब्दी के दान पत्रों, पट्टे, परवानों, टीकाओं व अनुवाद ग्रंथों में देखने को मिलता है। तो ये भी आपका एक प्रश्न बन सकता है। राजस्थानी गद्य की विधिवत शुरुआत 13वीं शताब्दी में हुई। राजस्थानी भाषा इंडो आर्यन परिवार से संबंधित है। इसकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई। राजस्थानी गद्य 3 प्रकार की साहित्यिक रचनाओं में उपलब्ध है: स्वतंत्र रूप से लिखे गए मौलिक व अनुदित ग्रंथों में, अनुदित अर्थात अनुवादित, किसी भाषा में दूसरी भाषा में अनुवाद करना, टीकाओं में, कवियों की रचनाओं में, बीच बीच की टीकाओं में। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी, मैथिली, ब्रजभाषा में प्राप्त होते हैं। हिंदी गद्य के विकास में मैथिली गद्य का विकास क्रम राजस्थानी गद्य के बाद आता है। अब अगला है ब्रजभाषा गद्य।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रज भाषा का प्राचीनतम रूप 1943 ईस्वी तक ही प्राप्त होता है। ब्रज भाषा में गद्य का प्रयोग वैष्णवों की वार्ता साहित्य में, भक्ति ग्रंथ के टीका साहित्य में तथा रीतकालीन ग्रंथों के टीका साहित्य में किया गया है। तो इससे आपके कई प्रश्न बन सकते हैं, आगे चल के आप देखेंगे। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध गोसाई विट्ठलनाथ द्वारा रचित श्रृंगार रसमंडन तथा विट्ठलनाथ के गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 वैष्णव वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता आदि रचनाओं में ब्रज भाषा के गद्य के रूप में प्रयोग हुआ। ये आपके इसमें कई प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। ब्रज भाषा के मौलिक तथा अनुदित ग्रंथ निम्नलिखित है। प्रियदास द्वारा रचित सेवक चरित्र, लल्लू लाल द्वारा रचित राजनीति, माधव विलास, मणिक लाली ओझा द्वारा रचित सोमवंशन की वंशावली। तो आज तक इतना ही। इसी को आज आप अभ्यास करिए और इसमें बनने इस गद्यांश को यदि आप बार बार सुनेंगे तो आपको कई प्रश्नों के उत्तर आसानी से समझ में आ जाएंगे। आप जब लिखने बैठेंगे तो आपको लिखने के लिए किसी भी किताब की ज़रूरत नहीं होगी। आपको कई प्रश्नों के उत्तर स्वयं से प्राप्त हो जाएंगे और आपकी जानकारी भी बढ़ेगी, जो जानकारी आपको आगे चलकर बड़ी कक्षाओं में भी सहायक सिद्ध होगी। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, खूब ज्ञानार्जन करिए और मेरे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य रखिए, सुझाव अवश्य रखिए। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।